हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। याद कीजिए पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ा था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? कुछ बाहरी। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड मतलब किसी जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस है उससे उसके अलावा कोई बाहर का चार्ज होगा जिसकी वजह से किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम अब यहां पर पहले चार्ज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो केस वन हमारा है, यानी सिस्टम आप समझिए किस तरीके का है कि पहले से ही आपके स्पेस में, पिछले क्लास में आपने देखा था कि पहले से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई चार्ज पहले से मौजूद नहीं होता है, सारे चार्जेस हमारे इंफिनिटी पे होते थे और वहां से हम एक एक करके चार्जेस को उठाकर लेकर आते थे। तो हमने देखा था कि हमेशा उस कंडीशन में पहले चार्ज जब हम लेकर आते तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता था। अब का जो कंडीशन है वो ये है कि स्टार्टिंग में हमारे सारे चार्जेस इंफिनिटी पे हैं और स्पेस में कोई चार्ज होगा, उस चार्ज के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और फिर आप चार्जेस को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उठाकर लेकर आ रहे हैं। तब आपको क्या वर्क करना पड़ेगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो केस वन हमारा है फॉर सिंगल चार्ज। केस वन हमारा क्या है? फॉर सिंगल चार्ज। तो एक सिंगल चार्ज की अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन हम हमेशा पोजीशन डिनोट करने के लिए रखते हैं। ये हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, और इनिशियली हमारे पास सिर्फ सिंगल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है क्यू। ठीक है, आपको इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर ए पॉइंट पर लेकर आना है। तो पिछले केस में, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वहां पहले चार्ज को उठाकर ए पर लाने में हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब हम एक कंडीशन ला रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड का। हम कह रहे हैं कि पहले से ही जब ये चार्ज हमारा इंफिनिटी पर है तो भी पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहले से मौजूद है यहां पर, यहां के हर एक पॉइंट पर, यानी ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि कोई ना कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट होगा, और अगर कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट है यानी उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होना चाहिए। तो हम क्या मानकर चले? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानकर चले या इलेक्ट्रिक फील्ड मानकर चले? क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए, तो वर्क डन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए होती है। अगर पोटेंशियल हमें पता है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो सपोज करो कि ए पॉइंट पर जो एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से जो पोटेंशियल हमारा ए पॉइंट पर है, सपोज करो कि वो हमारा V ऑफ ए। ठीक है, सो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। अब पहले से ही एक चार्ज हमारा यहां पर प्रेजेंट है, उस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसे हम लोग V ऑफ, चूंकि ये R पोजीशन है इसलिए V ऑफ R कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपको इस चार्ज को, Q चार्ज को उठाकर और A पॉइंट पर लेकर अगर आना है तब कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। हमें वर्क निकालना है Q चार्ज को इंफिनिटी से A पर लेकर आ रहे हैं, तब कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क हमारा होता है पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, यानी ए पॉइंट पर ला रहे हैं इसलिए ए हो गया फाइनल पोटेंशियल, माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कहां से? इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को हम लेकर आते हैं। तो इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कितना है? V ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q, मतलब Q इंटू V ऑफ R। इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है पहले चार्ज को लेकर आने में।
याद कीजिए पिछले लेक्चर में पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पहले से तो यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट था ही नहीं जो इसके ऊपर फोर्स लगाए। लेकिन अब एक एक्सटर्नल चार्ज है, वो एक्सटर्नल चार्ज कहां है, कितनी वैल्यू है, ये कुछ नहीं पता हमें है। हमें बस इतना पता है कि उस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस वजह से ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल हमारा V ऑफ R है। तो जब आप पहले चार्ज को लेकर आओगे तब जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज जो हमारा है, उसकी वजह से इसको यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। ये फर्स्ट केस है सिंगल चार्ज के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? अब हम लोग जरा देखते हैं फॉर टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब कितने चार्ज सिस्टम की बात करेंगे हम लोग? फॉर टू चार्ज सिस्टम, फॉर टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास दो चार्ज सिस्टम है, यानी अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, यानी ए और बी के बीच में जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? r12 वेक्टर। ठीक है, तो एक इंफिनिटी पर हमारा q1 चार्ज है और दूसरा कहीं यहां पर इंफिनिटी पर q2 चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए कि पहले से ही एक एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से एक्सटर्नल फील्ड है, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है। पहले हम सिर्फ पहले चार्ज की बात करें तो पहले चार्ज को हम उठाकर और ए पॉइंट पर ला रहे हैं, इसीलिए ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है जानना जरूरी है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा है V ऑफ R1। ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन से पोजीशन R1 है। अब जब आप Q1 चार्ज को लेकर आएंगे, Q1 चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ये तो हमने पहला वर्क तो निकाल रखा है, पिछले केस में ही निकाल रखा था। अब जब आप ए पॉइंट पर Q1 चार्ज को लाकर रख देंगे तब Q1 चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, और एक तो जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है उसकी वजह से तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है ही। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने Q2 चार्ज को लाकर यहां पर रखना है। देखिए Q1 चार्ज को जब आप लेकर आए थे तब सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था उसकी वजह से वर्क करना पड़ा है, लेकिन जब आप Q2 चार्ज को उठाकर बी पॉइंट पर लाएंगे तब एक तो जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है उसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा ना, उसकी वजह से आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। दूसरा यहां पर जो Q1 चार्ज रखा है ये भी तो उस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये दो चार्ज सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, तीन चार्ज हम लोग जनरलाइज कर लेंगे इसे। पोटेंशियल एट बी, इसको हम VB कह रहे हैं। टोटल पोटेंशियल क्या? एक तो पोटेंशियल होगा आपका जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है उसकी वजह से, उसको हम V ऑफ R2 कह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, ये एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से है। लेकिन अब तो Q1 चार्ज भी लाकर यहां रखा है ना, इसकी वजह से भी बी पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। इतना पोटेंशियल, डिस्टेंस R12 है, इतना पोटेंशियल होना चाहिए। अब जब आप सेकेंड चार्ज को लेकर आएंगे, सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको हम W1 कहते रहे, इसको हम W2 कहते रहे। कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज Q2 आप लेकर आएंगे, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है V ऑफ R2, इसको Q2 से मल्टीप्लाई करें तो ये Q2 इंटू V ऑफ R2, फिर प्लस ये पोटेंशियल और है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसको Q2 से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय R12। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो टोटल वर्क आपको करना पड़ा है, टोटल वर्क जो आपको करना पड़ा है, टोटल वर्क डन
ये टोटल वर्क डन हमारा W हो जाएगा इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो कितना हो जाना चाहिए, Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और यही जो वर्क आप कर रहे हैं, दिस वर्क विल गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, होना चाहिए ना। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है, मेरे को जो नजर आ रहा है यहां पर वो ये है कि यहां पर जो वर्क डन है उसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो ये वाला वर्क डन है मेरा, ठीक है, और एक ये वाला वर्क डन है। अगर इसको मैं हटा दूं, Q1 V ऑफ R1 क्या है, ये पहले चार्ज को लेकर आने में वर्क डन है, एक्सटर्नल जो चार्ज है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट। दूसरा वाला ये एक्सटर्नल की वजह से दूसरे चार्ज को लाने में वर्क है। ये पूरा वर्क एक्सटर्नल सोर्स चार्ज होने की वजह से है, और ये वाला वर्क जो है वो इन दोनों चार्जेस के एक दूसरे की वजह से है। अगर इसको हम हटा दें, ये ब्रैकेट वाला टर्म हटा दें, तो हमारा सिर्फ यही बच जाएगा ना। और पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था दो चार्ज सिस्टम के लिए, यही इक्वेशन था हमारा, है ना। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में जब हम चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर रखते हैं तो दो तरीके से वर्क करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से वर्क, और एक जो आपस में चार्जेस जो इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से वर्क। तो जरा ये जो आपका केस 2 हो गया, केस 3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। केस 3 को हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं यहां पर। केस 3 आपका है 3 चार्ज सिस्टम की वजह से, फॉर 3 चार्ज सिस्टम। तो 3 चार्ज सिस्टम में पहले तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से वर्क डन है वो हम लिख लेते हैं। क्या होगा, पहले चार्ज को लेकर आने में Q1 V ऑफ R1, दूसरे चार्ज को लाने में Q2 मल्टीप्लाइड बाय जिस पॉइंट पर आप लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल V ऑफ R2, फिर थर्ड चार्ज को जो आप लेकर आएंगे तो हो जाएगा Q3 V ऑफ R3, है ना। ये तो आपका वर्क हो गया एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के अगेंस्ट। उसके बाद फिर जो चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन में वर्क कितना होगा, तो वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q3 अपॉन, सॉरी ये R23 है और ये R13। इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यही हमने सीखा था ना, ये बिना एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के और ये एक्सटर्नल सोर्स चार्ज के। वैसे अगर आप 4 चार्जेस का सिस्टम लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, जितने मर्जी उतने चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते हैं। फॉर 4 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम के लिए कैसे होगा, थोड़ा बड़ा होगा ये, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता है ये। अब जरा दिमाग लगाइए, पहले तो जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है उसकी वजह से हम लोग वर्क निकाल लेते हैं, यही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे भाई एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से। पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1 V ऑफ R1, दूसरे चार्ज को लाने में Q2 V ऑफ R2, तीसरे चार्ज को लाने में Q3 V ऑफ R3, और चौथे चार्ज को लाने में Q4 V ऑफ R4, है ना। ओके, प्लस ये तो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से, और खुद आपस में जो इंटरेक्ट करेंगे उस वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12, ये दूसरे चार्ज को लाने में है, ठीक है। फिर तीसरे चार्ज के लिए वो Q1 से इंटरेक्ट करेगा, Q1 Q3 अपॉन R13, और Q2 चार्ज भी है उससे भी इंटरेक्ट करेगा। अब जब आप चौथे चार्ज को लाओगे तो अब Q1 Q2 Q3 तीनों आ चुके हैं, उन सबसे इंटरेक्ट करेगा, तो हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस दूसरे चार्ज से Q2 Q4 अपॉन R24
प्लस तीसरे चार्ज से Q3 Q4 अपॉन R34। और ये जो पूरा का पूरा वर्क है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर ऑफ चार्ज सिस्टम है सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर और टोटल वर्क डन आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन काफी रहेगा बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो आपने पिछले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा था, किया था। बस उसमें करना क्या है कि जो एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से वर्क है उसको भी ऐड कर देना है। तो सपोज करो कि हमें दे रखा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, और जो दूसरा चार्ज है वो आपका है 3 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस का जो पोजीशन है ये ए पॉइंट पर है, इसका पोजीशन है 0,6 सेंटीमीटर, 0, और इसका पोजीशन है 0,2 सेंटीमीटर, 0। ठीक है, और जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से वो आपका है इक्वल्स टू K/R। ठीक है, जहां K कांस्टेंट है और K की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻⁶। K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, इतना वोल्ट मीटर आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि फाइंड potential energy to build this system. Find potential energy to build this system बोल लीजिए या कॉन्फ़िगरेशन बोल लीजिए। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी। जरा प्लॉट कर लेते हैं हम लोग इन दोनों को। ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट हमारा है बी। ए पॉइंट का जो पोजीशन है वो है पहले बी पॉइंट का पोजीशन आएगा ना, तो ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, मान लो इधर कहीं ओरिजिन है, तो ये है 0,2 सेंटीमीटर, 0, और ये जो हमारा है ये है 0,6 सेंटीमीटर, 0। ठीक है, तो ओरिजिन कहीं यहां पर होगा, ये ओरिजिन होगा 0,0,0 है ना, और ये y एक्सिस की बात हो रही है। इन सब को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर है, A पॉइंट का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, B पॉइंट पर हमने कौन सा चार्ज प्लेस कर रखा है, -3 × 10⁻⁻⁴ कूलम, और A पॉइंट पर प्लेस कर रखा है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम। तो पॉइंट्स को सही तरीके से लोकेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों चार्जेस इन पोजीशंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हुए मतलब आपको लाकर रखना है। तो ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U, इस पूरे सिस्टम की आपको फाइंड करनी है। और इसमें आपको दे रखा है कि पहले से ही कोई एक्सटर्नल सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल इतनी है। तो दो चार्ज सिस्टम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो कह रहे हैं, ये आपका है Q1 मल्टीप्लाइड बाय V ऑफ R1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय V ऑफ R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यही है ना। यहां पर अगर हम देखें
तो Q1 हमारा कितना है, Q1 हमारा मान लीजिए कि गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। Q2 हमें गिवन है -3 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। ठीक है, V ऑफ R1 हमारा क्या होगा, V ऑफ R1 K अपॉन R है ना, यानी कि ये हो जाएगा K की जगह 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई R1 की जगह क्या लिखेंगे भाई, यहां पर R1 आ जाएगा ना, तो R1 की जगह हम लिखेंगे भाई जो पहले चार्ज का पोजीशन है, क्या है पहले चार्ज का पोजीशन 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻² है ना। ओरिजिन से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है y एक्सिस के अलोंग, तो वो हमने लिख दिया। उसी तरीके से V ऑफ R2 हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा K की जगह 2 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई सेकेंड चार्ज का पोजीशन 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये सब हमें मिल गया। और R12 हमारा क्या है ये भी हमें जानना है। R12 हमारा क्या है, R12 मतलब Q1 Q2 के बीच की दूरी, तो ये 2 सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, दैट मींस 4 इंटू 10⁻⁻²। अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम यहां पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए Q1 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई V ऑफ R1 जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻²। उसी तरीके से जरा Q2 इंटू V ऑफ R2 निकाल लेते हैं। Q2 हमारा है माइनस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई इसका क्या है V ऑफ R2 2 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻² प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -3, तो ये माइनस यहां पर मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई R12 जो कि है 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है बच्चों, अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से जाएगा 3, ये हो जाएगा 10⁻⁻², ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻², 2 से 2 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻², और ये हो जाएगा 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 10⁻3। 2 से सॉरी ये तो 2 पावर में था, कट गया, यहां 2 से ये कट होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक तो 2 है यहां पर, अच्छा ये 10⁻⁻² और 10⁻⁻6 10⁻⁻8 हो जाएगा, है ना। तो 2/3 इंटू 10⁻⁻² और 10⁻⁻6 हो जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, यहां हो गया आपका -3, 10⁻⁻² और 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, और ये आपका हो जाएगा 9 3 27/2 -27/2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/3 होता है 0.66, या फिर आप 10⁻⁻8 कॉमन ले सकते हैं, तो 2/3 -3 इंटू 10⁻⁻8 -27/2 हो गया 13.5 इंटू 10⁻3। इसको आप लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 - 9 यानी कि -7 इंटू 10⁻⁻8 -13500। अब देखिए ये जो 10⁻⁻8 है तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया ना, ये पूरा नंबर बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, तो इस पूरे नंबर को हम लगभग नेग्लेक्ट करके 0 के बराबर ले लेंगे, यानी आंसर जो है वो आपका लगभग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रहा है -13500 जूल।
यानी हमने एट द एंड इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा था, लेकिन अगर बहुत छोटा नहीं होता तब इसकी वैल्यू को भी हम ऐड करते हैं। क्लियर है बात बच्चों? तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो वो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। So now we have a new topic, potential energy of dipole in uniform electric field। यानी एक डाइपोल है जिसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। यानी कुछ इस तरीके से है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो सपोज करिए कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम है। और यहां पर हमने प्लेस कर रखा है एक डाइपोल, ये डाइपोल कुछ इस तरीके से, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस 2a है, ठीक है। डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो आपका है वो इस डायरेक्शन में है p वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? E वेक्टर। तो आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था कि जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर आगे की तरफ Q इंटू ई इतना फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर पीछे की तरफ माइनस Q इंटू ई इतना फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इस वजह से जो नेट फोर्स है ये इसके ऊपर 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है इस लाइन के अलोंग, और ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। और जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तब वो फोर्स भले ही मैग्नीट्यूड में नेट उनका 0 हो, लेकिन ये फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क आपने देखा है कि ये होता है इक्वल्स टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये टॉर्क हमारा हो जाएगा PE, अगर इस क्रॉस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा PE sin थीटा। इतना टॉर्क इस डाइपोल के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर इतना टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये डाइपोल आपका घूमेगा, ठीक है, डाइपोल आपका घूमेगा ना, इस तरीके से रोटेट करेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाए, ताकि इसका नेट टॉर्क भी 0 हो जाए। तो जब ये टॉर्क आपका घूमेगा तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क घूम रहा है अपनी मर्जी से, इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एंटी टॉर्क लगा रहे हैं। यानी जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क करना है ना कुछ, तो हम एंटी टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी टॉर्क जब आप लगाएंगे तो सपोज करो कि आप इसको कुछ θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करके ले जाते हो, ये थीटा एंगल बता रहा है ना। तो लेट अस अप्लाई एंटी टॉर्क and rotate dipole from θ1 to θ2 against electric field। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एंटी टॉर्क लगाकर उसे रोटेट कर रहे हैं।
तो वर्क जो हमें करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव टॉर्क फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो वर्क हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू टॉर्क जितना लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय जितने एंगल्स हम इसको रोटेट करेंगे। यार कि रोटेशन आपने पढ़ा था ना, रोटेशन में जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लीनियर ट्रांसलेशन होता है तब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब एंगुलर होता है यानी टॉर्क जब लगता है तब टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क की जगह हम लोग लिख देते हैं पीई साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू पीई साइन थीटा और एक डी थीटा यहां पर मल्टीप्लाइड। ठीक है, कौन से एंगल से कौन से एंगल तक? θ1 से θ2 तक। तो पीई तो हम लोग बाहर ला सकते हैं क्योंकि पी एक कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा आप कहां से कहां तक कर रहे हैं? θ1 से θ2 तक। तब जो आपका वर्क निकल कर आएगा, ये वर्क हमारा हो गया माइनस पीई, और ब्रैकेट में हो जाएगा, पहले θ2 रखेंगे तो हो जाएगा cos θ2 माइनस फिर θ1 रखेंगे तो cos θ1। ठीक है, इतना वर्क आपको θ1 एंगल से θ2 एंगल तक लेकर जाने में करना पड़ रहा है। अब इन केस हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लें, एक स्पेशल केस मान ले रहे हैं कि इन केस अगर हमारा θ1 जो इनिशियल एंगल अगर वो 90 डिग्री होता π/2 और जो फाइनल एंगल है वो सिंपली थीटा के बराबर होता, तब हमारा वर्क डन कितना होता? माइनस पीई इंटू कॉस θ2 की जगह थीटा लिख दे रहे हैं और θ1 की जगह π/2 लिख दे रहे हैं। तो cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है, इसलिए वर्क डन जो हमारा है वो होता है माइनस पीई कॉस थीटा। यानी इसे लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है, कौन सा वर्क डन? वर्क डन जो है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ना। तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का, किस केस में? जब उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ये हमारा हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, है ना। पी कॉस थीटा को पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जब एक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तब। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल एंगल है, ये आपका इनिशियल एंगल है। ठीक है, यहां माइनस साइन आएगा, और एक ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक आधा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए, और उसके बाद फिर आपने खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 2 centimeter, an electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making 60 degree to electric field 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कह रहा है इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, इट experiences a torque of 8√3 न्यूटन मीटर। आपको कैलकुलेट करना है
ये दोनों आपने खुद से ही करने हैं, ठीक है। पहला आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू। खुद से कोशिश कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उसे हमने कुछ इस तरीके से रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है। तो जाहिर सी बात है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। तो कह रहा है इन सबको यूज करके आप चार्ज जो का मैग्नीट्यूड जो है डाइपोल पे वो निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो डाइपोल का। वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? आई होप आपने ईमानदारी से किया है। तो पहले क्या क्या गिवन है जरा देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी दो चार्जेस के बीच की दूरी 2a, ये आपको कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। कह रहा है इसे हमने प्लेस कर रखा है विथ एक्सिस मेकिंग एंगल 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल आपका बन रहा है थीटा वो 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ऑलराइट। और कह रहा है किससे 60 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और ऐसा करने पर उस पर जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है वो है 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि Q फाइंड करना है आपको। तो भाई कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो कि Q, टाउ, E, थीटा, 2a इन सबको इन्वॉल्व करता हुआ या इनमें से कुछ चीजों को इन्वॉल्व करता हुआ होगा। तो भाई मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला दिख रहा है, जो फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है बच्चों, देखिएगा आपने वही फॉर्मूला लगाया है या नहीं। टॉर्क हमारा होता है इक्वल्स टू PE sin थीटा, और P की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2a इंटू Q E sin थीटा, है ना। तो यहां से Q को क्या लिख देंगे हम लोग, Q हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन 2a, और E sin थीटा भी नीचे आ जाएगा E sin थीटा, ठीक है। अब जरा पुट कीजिए, टॉर्क की जगह 8√3 रख देते हैं डिवाइडेड बाई 2a की जगह 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, E की जगह 10 रेज टू द पावर 5, और 60 डिग्री दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा √3/2, वो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 10⁻², और 10⁻5 हो जाता है 10 रेज टू द पावर 3, और ये 10 रेज टू द पावर 3 जब आपका ऊपर आएगा तो हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 कूलम। ये चार्ज डाइपोल का है, यानी कि एक चार्ज आपका +8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 है, दूसरा चार्ज -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 है। और अब कह रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फाइंड करने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हमारा क्या था, -PE cos थीटा, यानी कि -2AQ E cos थीटा। ये हमारा हो गया -2a की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इंटू Q की वैल्यू है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, E की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। थीटा की जगह 60 पुट करें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 चला गया, 10 रेज टू द पावर -2 और 10 रेज टू -3 मिलकर 10 रेज टू द पावर -5 होंगे, जो कि इससे कट जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और ये माइनस है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ रहा है -8 जूल।
ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड वर्क डन in rotating a dipole of dipole moment यानी P is equals to 3.2 into 10 raised to the power -8 कूलम मीटर। ठीक है, फ्रॉम पोजीशन ऑफ stable equilibrium, from position of stable equilibrium to unstable equilibrium। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चलिए अभी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, और इन न्यूमेरिकल्स में कहीं से मार्क्स कटने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। एक डाइपोल दिया हुआ है, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको इतना गिवन है, और उसे हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अब अगर आप उस टॉर्क के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर उसे रोटेट करते हैं तब आप कुछ वर्क करेंगे, यही पढ़ा हमने अभी। तो कह रहे हैं कि आप उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेकर जा रहे हैं, उसके लिए वर्क निकालिए। तो वर्क जो आप करोगे वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर एंगल पता होना चाहिए, अनस्टेबल पर एंगल पता होना चाहिए। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। और फिर वर्क आप निकाल लीजिए फॉर्मूला पुट करके। करिए, कोशिश करिए खुद से, वीडियो पॉज करके। हो गया बच्चों? कर लिया? देखिए यहां पर आपको जो दे रखा है, अब जरा एक बार आंसर मैच कर लीजिए। आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे यहीं पे। तो हमें जो डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल मोमेंट जो हमारा गिवन है वो है 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 कूलम मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है वो है 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम से ले जा रहे हैं, यानी कि ये इनिशियल एंगल है। ठीक है, तो इनिशियल एंगल जिसे हम लोग θ1 कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एंगल होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जा रहे हैं, इसलिए फाइनल एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें हमें गिवन है, और हमें कह रहा है वर्क निकालने को। तो वर्क का जो फॉर्मूला है इस केस में वो हमने फाइंड आउट किया था, -PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, एक फॉर्मूला था हमारा। तो इसमें अगर हम θ1 θ2 की जगह वैल्यू पुट कर दे, P की जगह वैल्यू पुट कर दे माइनस, P की जगह 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है, और E की जगह हम लोग पुट कर देंगे 10 रेज टू द पावर 4। क्लियर है? ओके उसके बाद फिर हम लोग पुट कर दें θ1 की जगह 0, यानी कि cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, इसको पुट करिए और आप सॉल्व करिए। बच्चों ये
आई थिंक हमने एक मिस्टेक किया है, ये θ2 माइनस θ1 होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा आपका cos 180 डिग्री और ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू माइनस 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 और 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। cos 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया -2, माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और 3.2 इंटू 2 हो जाएगा 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 जूल। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक मूव करने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया बच्चों, कर लिया नोट इसको। तो बच्चों आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एक लेक्चर और उसके बाद फिर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, होगा हमारा कैपेसिटेंस। तो एक लेक्चर और आप अच्छे से पढ़िएगा, पूरी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए वहां तक की। तो बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो चलिए फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टडी। अच्छे से पढ़िएगा, बाय।